आज है 26 फरवरी गुरुवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज के इस अंक में हम देश और दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे जो सुर्खियों में बनी हुई हैं। आज की मुख्य हेडलाइंस में शामिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा, जहां एक तरफ उन्हें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मिली तो वहीं आलोचकों ने उन पर भारत को शर्मिंदा करने का आरोप लगाया। इसके अलावा हम बात करेंगे एनसीईआरटी की किताब से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले पाठ को हटाने पर हुए विवाद की। साथ ही चर्चा होगी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को हेट स्पीच के लिए मिले हाई कोर्ट के नोटिस पर और संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत में पुलिस एनकाउंटर पर जताई गई चिंता पर। तेलंगाना में मंदिर विवाद में एक बच्ची की मौत और रूस यूक्रेन युद्ध में स्टालिन की भूमिका पर भी हमारी नजर रहेगी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा की। द वाया में प्रकाशित और हारेट्स के लिए मानवाधिकार वकील ईते मैक द्वारा लिखे गए एक लेख ने इस दौरे पर कड़े सवाल उठाए हैं। लेखक का तर्क है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इजराइल यात्रा के दौरान खुद को और भारत को अपमानित किया है। लेख में कहा गया है कि मोदी ने एक वैश्विक शक्ति के नेता की तरह नहीं बल्कि एक छोटे देश के नेता की तरह व्यवहार किया जो एहसान पाने के लिए बेताब था। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की यात्रा का समय संदिग्ध था क्योंकि यह चुनावों से ठीक पहले हुई और ऐसे समय में जब दुनिया के नेता नेतन्याहू से दूरी बना रहे हैं। लेखक का आरोप है कि नेतन्याहू ने मोदी का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार के लिए एक प्रॉप की तरह किया। यहाँ तक कि नेतन्याहू के कार्यालय ने इसे एक आधिकारिक राजकीय यात्रा के बजाय निजी यात्रा के रूप में पेश किया। ईते मैक बताते हैं कि मोदी को दिया गया नेसेट मेडल पूरी तरह से मनगढ़ंत था क्योंकि ऐसा कोई सम्मान इजरायली कानून में मौजूद ही नहीं है। लेखक का निष्कर्ष है कि मोदी शायद राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए नेतन्याहू की मदद मांगने वहां गए थे, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने भारत की गरिमा को कम किया। मोदी ने एक ऐसी संसद को संबोधित किया जो अब केवल नेतन्याहू की कठपुतली बनकर रह गई है। वहीं दूसरी तरफ द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 26 फरवरी 2026 को भारत और इजराइल ने अपने पुराने और परखे हुए संबंधों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर पहुंचा दिया है। दोनों देशों ने जल्द ही एक परस्पर लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड डील को अंतिम रूप देने पर भी सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान गाजा शांति पहल का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि मानवता को कभी भी संघर्ष का शिकार नहीं बनना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और उनके इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने व्यापार, कृषि, ऊर्जा, साइबर स्पेस और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इजरायल ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ढांचे के तहत सैन्य हार्डवेयर के संयुक्त विकास और संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम करके अपनी रक्षा साझेदारी को और गहरा करने का संकल्प लिया। मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत के सुरक्षा हित पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता से जुड़े हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी भारत सभी देशों के साथ बातचीत और सहयोग जारी रखेगा। साथ ही इजरायल में यूपीआई के उपयोग के लिए भी समझौता हुआ है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि मियां असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अपमानजनक शब्द है, जबकि मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड पर कहा है कि इस शब्द का अर्थ अवैध प्रवासी है। अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि श्री शर्मा ने असम में मुसलमानों के खिलाफ उकसाने वाले और धमकी भरे बयान दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो का हवाला दिया जो अब हटा दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री को प्रतीकात्मक रूप से टोपी पहनने वाले लोगों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया था। वकीलों ने कोर्ट को मतदाताओं की सूची में हेरफेर करने की कथित योजनाओं और आर्थिक बहिष्कार के आह्वान के बारे में भी बताया। अदालत ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत बयान विभाजनकारी प्रवृत्ति दिखाते प्रतीत होते हैं, लेकिन वो निष्कर्ष निकालने से पहले सभी पक्षों की दलीलों की जांच करेगी। शिक्षा और न्यायपालिका के क्षेत्र से एक बड़ी खबर है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीईआरटी की कक्षा 8 की नई किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े अध्याय को लेकर विवाद गहरा गया है। इस मामले में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त रुख अपनाया है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़े कदम उठाए हैं। पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक में साफ तौर पर कहा कि इस मामले में किसी न किसी की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। पीएम मोदी ने सवाल किया कि छात्रों को ऐसी चीजें क्यों पढ़ाई जा रही हैं और पाठ्यपुस्तकों की सामग्री की निगरानी कौन कर रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए गुरुवार को किताब के प्रकाशन और वितरण पर पूरी तरह रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की पीठ ने इसे न्यायपालिका की गरिमा को कम करने और उसे अपमानित करने का सोचा समझा कदम बताया।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह न्यायपालिका पर चलाई गई गोली जैसा है जिससे संस्था लहूलुहान हो रही है। कोर्ट ने एनसीईआरटी के निदेशक और स्कूल शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दूसरी तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि वे इस घटना से बेहद दुखी हैं और उन्होंने तुरंत एनसीईआरटी को किताब वापस लेने का निर्देश दिया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब किताब में न्यायपालिका की भूमिका वाले अध्याय में भ्रष्टाचार और मुकदमों के भारी बैकलॉग का जिक्र किया गया था। राजस्थान के टोंक से एक ऐसी खबर आई है जो सामाजिक ताने बाने की दो तस्वीरें दिखाती है। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर हमजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक टोंक जिले के एक गांव में पूर्व भाजपा सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया द्वारा मुस्लिम महिलाओं से बांटे गए कंबल वापस लेने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। लेकिन इस कड़वाहट के बीच गांव के हिंदू पड़ोसियों ने सांप्रदायिक सौहार्द की एक शानदार मिसाल पेश की है। सोमवार को वायरल हुए एक वीडियो में जौनपुरिया को एक बुजुर्ग महिला शकूरन बानो को वहां से जाने के लिए कहते हुए देखा गया। शकूरन बानो ने बताया कि जैसे ही उन्होंने कंबल छीने वे तुरंत वहां से उठ गई क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लगा। इस घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश है। सरपंच बीना देवी चौधरी के पति हनुमान चौधरी बताते हैं कि मुसलमानों से ज़्यादा गुस्सा हिंदुओं में है। हमारे गांव में दिवाली, होली या ईद हम सब साथ मनाते हैं। ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप अगले ही दिन जौनपुरिया का पुतला भी फूंका। पीड़ित शकूरन के बेटे हनीफ कहते हैं कि इज्जत तो खराब हो गई लेकिन उन्हें सुकून है कि उनके हिंदू पड़ोसी उनके साथ खड़े हैं। वहीं अपनी सफाई में जौनपुरिया ने कहा कि यह उनका निजी कार्यक्रम था और उन्हें संदेह हुआ कि गलत लोग आ गए हैं, इसलिए उन्होंने नाम पूछे। दो राज्यों की पुलिस के बीच टकराव की खबर है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच एक बड़ा टकराव देखने को मिला है। हिमाचल पुलिस ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस की एक टीम ने शिमला जिले से 3 व्यक्तियों का अपहरण किया। यह मामला दिल्ली में इंडियन यूथ कांग्रेस द्वारा आयोजित शर्टलेस प्रोटेस्ट यानी बिना शर्ट के प्रदर्शन से जुड़ा है। हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के करीब 15 कर्मियों को शोघी पुलिस चौकी पर रोक लिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। अब बात मीडिया की आज़ादी की। न्यूज़लॉन्ड्री के प्रतीक गोयल की रिपोर्ट के अनुसार भारत भर के राजनीतिक कार्टूनिस्टों का कहना है कि अस्पष्ट कानूनी अनुरोधों का हवाला देकर सोशल मीडिया पर उनके काम को प्रतिबंधित किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में कम से कम 3 कार्टूनिस्टों और एक प्रकाशन को हरियाणा पुलिस या केंद्रीय अधिकारियों के अनुरोध पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि किस विशिष्ट कानून का उल्लंघन हुआ है। पुणे के कार्टूनिस्ट गौरव सर्जेराव का इंस्टाग्राम अकाउंट, जिस पर उन्होंने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का एक व्यंग्यात्मक कार्टून पोस्ट किया था, भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। उन्हें बताया गया कि यह कार्रवाई हरियाणा कानून प्रवर्तन की शिकायत पर की गई है। इसी तरह कोलकाता के 2 चित्रकारों बॉब और बॉबी की 7 रील्स को भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया। वरिष्ठ कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य ने भी बताया कि सरकार की आलोचना करने वाले कार्टूनों की रीच कम कर दी जाती है। आईटी अधिनियम की धारा 69(a) के तहत सरकार को ऑनलाइन सामग्री ब्लॉक करने का अधिकार है, लेकिन इन मामलों में पारदर्शिता की भारी कमी देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के मैदान से एक दिलचस्प और गंभीर खबर। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेसएक्स द्वारा रूसी सेना के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट टर्मिनलों को बंद करने के फैसले ने यूक्रेन में रूसी मोर्चे पर भारी अफरा-तफरी मचा दी है। यूक्रेनी टोही इकाई द्वारा इंटरसेप्ट किए गए रेडियो संदेशों से पता चला है कि रूसी सैनिक अपनी कमान के साथ समन्वय करने में असमर्थ हो गए हैं। एक रूसी सैनिक को ये कहते हुए सुना गया कि अब हमारे पास केवल रेडियो केबल और कबूतर बचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्पेसएक्स ने 4 फरवरी से स्टारलिंक टर्मिनलों के सत्यापन की आवश्यकता शुरू की थी, जिससे असत्यापित रूसी इकाइयों का एक्सेस ब्लॉक हो गया। इसका असर यह हुआ कि रूसी तोपखाने और ड्रोन हमलों में भारी कमी आई। यूक्रेनी बुरेवी ब्रिगेड के एक ड्रोन ऑपरेटर ने बताया कि जिस दिन स्टारलिंक बंद हुआ, रूसी पक्ष की ओर से तोपखाने और मोटा फायर में भारी गिरावट देखी गई। इस संचार व्यवधान का फायदा उठाते हुए यूक्रेनी सेना ने दक्षिण पूर्व में लगभग 77 वर्ग मील क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया है। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के आसार हैं। पॉलिटिको के लिए दशा बंज और नहर टूसी की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार निजी तौर पर ये तर्क दे रहे हैं कि अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला करने से पहले इजराइल को ईरान पर हमला करना चाहिए। सलाहकारों का मानना है कि यदि इजराइल पहले हमला करता है और ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो इससे अमेरिकी मतदाताओं के बीच युद्ध के लिए समर्थन जुटाना आसान होगा। सूत्रों के मुताबिक यह एक राजनीतिक गणित है। अमेरिकी जनता, विशेषकर रिपब्लिकन, ईरान में सत्ता परिवर्तन तो चाहते हैं, लेकिन इसके लिए अमेरिकी जान का जोखिम नहीं उठाना चाहते। अगर अमेरिका या उसके सहयोगी पर पहले हमला होता है तो युद्ध को सही ठहराना आसान होगा। व्हाइट हाउस में चर्चा है कि हम उन पर बमबारी करने जा रहे हैं। सैन्य विकल्पों में ईरान के परमाणु स्थलों, बैलिस्टिक मिसाइल बुनियादी ढांचे और यहां तक कि ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को निशाना बनाने वाला डिकैपिटेशन स्ट्राइक यानी शीर्ष नेतृत्व को खत्म करना भी शामिल है। ट्रंप प्रशासन ने क्षेत्र में अपनी मारक क्षमता बढ़ाते हुए 2 विमानवाहक पोत तैनात किए हैं।
व्यापार जगत से खबर है कि विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष और सीईओ बोर्गे ब्रेंडे ने गुरुवार को अपने पद से हटने की घोषणा की। रॉयटर्स के अनुसार यह फैसला उन खुलासों के कुछ हफ्तों बाद आया है जब फोरम ने यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके संबंधों की एक स्वतंत्र जांच शुरू की थी। मनोरंजन और कानून के संगम पर केरल हाई कोर्ट ने फिल्म द केरल स्टोरी टू गोज बियॉन्ड की रिलीज पर रोक लगा दी है और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी को इसके प्रमाणन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति बेच्यू कुरियन थॉमस ने यह अंतरिम आदेश उन याचिकाओं पर दिया जिनमें सीबीएफसी द्वारा दिए गए प्रमाणन को चुनौती दी गई थी। मानवाधिकार से जुड़ी एक चिंताजनक खबर छत्तीसगढ़ से है। एजाज कैसर की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उस वक्त तीखी बहस हुई जब उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने खुलासा किया कि जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच 66 कैदियों की हिरासत में मौत हुई है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक नई रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। ग्लोबल माइंड प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यानी बहुत अधिक संसाधित खाद्य पदार्थों के सेवन से न केवल मोटापा बढ़ता है बल्कि युवा वयस्कों में भावनात्मक और ज्ञानात्मक कार्यप्रणाली में कमी भी आ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 18 से 34 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में इसका सेवन 44% था। रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सक्षम युवाओं में से 41% गंभीर मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण गुप्ता के अनुसार यह रिपोर्ट हमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को केवल मोटापे का योगदानकर्ता न मानकर हमारी युवा आबादी में ज्ञानात्मक और भावनात्मक कमी होने के संभावित कारण के रूप में पुनर्विचार करने के लिए बाध्य करती है। जब आहार पैटर्न ध्यान और भावनात्मक नियंत्रण को क्षीण करने लगे तो यह मुद्दा व्यक्तिगत चुनाव का नहीं रह जाता बल्कि यह राष्ट्रीय मानव पूंजी का मामला बन जाता है। आखिरी खबर में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत सरकार से कहा है कि पुलिस द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़ों हिरासत में यातना और संदिग्ध मौतों के मामलों की तुरंत स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार यूएन एक्सपर्ट्स ने कहा है कि उनके पास विश्वसनीय जानकारी है कि पुलिस द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। विशेषज्ञों ने कहा कि एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर जैसे शब्द गैरकानूनी हिंसा को सामान्य बनाने का खतरा पैदा करते हैं। उन्होंने चिंता जताई कि भारत ने अभी तक संयुक्त राष्ट्र के यातना विरोधी कन्वेंशन को मंजूरी नहीं दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन कार्रवाइयों का असर मुस्लिम, दलित और आदिवासी समुदायों पर अधिक पड़ा है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान हर व्यक्ति के जीवन और सम्मान की रक्षा की जाए और यातना को कानून में स्पष्ट अपराध घोषित किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का यह विश्लेषण पसंद आया होगा। हमें ज़रूर बताएं अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। हरकारा सबस्टैक पर तो है ही, आप यहाँ भी पा सकते हैं हरकारा शोर कम रोशनी ज़्यादा। व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, स्पॉटिफाई पर, ट्विटर और ब्लू स्काई पर। नमस्कार।